नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारी कक्षा 7 की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 इस पुस्तक के अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वह चैनल पर जाकर देख सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे अध्याय की तरफ। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इस अध्याय का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए इंडिया गेट मुंबई से, ऑप्शन बी ताजमहल आगरा से, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर गुजरात से, ऑप्शन डी लाल किला दिल्ली से। इस प्रश्न में आपको बताना है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल किला दिल्ली से। हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और यह प्रश्न आपके एनएमएमएस एग्जाम 2025 में पूछा भी गया है। ठीक है, इसलिए आपको यह प्रश्न भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुगलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, ऑप्शन बी माता की ओर से मुगल मंगोल के शासक चंगेज खान के वंशज थे, ऑप्शन सी पिता की ओर से मुगल ईरान इराक एवं वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, ऑप्शन डी मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया है, ऑप्शन ई प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, ऑप्शन एफ मुगल शासक तैमूर वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं, ऑप्शन जी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मुगलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन सभी कथनों में से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, सारे कथन सत्य हैं। पहला कथन है मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, यह कथन सत्य है। अगला कथन है माता की ओर से मुगल मंगोल के शासक चंगेज खान के वंशज थे, यह कथन भी सत्य है। अगला कथन है पिता की ओर से मुगल ईरान इराक एवं वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, यह कथन भी सत्य है। अगला कथन है मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया है, यह कथन भी सत्य है। इसका अगला कथन है प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, यह कथन भी सत्य है। और इसका अगला कथन है मुगल शासक तैमूर वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं, यह कथन भी सत्य है। आपको ये सारे कथन ऐसे कैसे ही याद रखने हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल गलत नहीं हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी उपयुक्त में से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रथम मुगल शासक कौन था या भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन डी बाबर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रथम मुगल शासक कौन था या वह मुगल शासक कौन था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। अगला प्रश्न है वर्ष 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्ति के समय बाबर की आयु कितने वर्ष थी? ऑप्शन ए केवल 21 वर्ष, ऑप्शन बी केवल 12 वर्ष, ऑप्शन सी केवल 35 वर्ष, ऑप्शन डी केवल 40 वर्ष। इस प्रश्न में आपको बताना है कि 1494 में जब फरगना राज्य का उत्तराधिकार बाबर को मिला था उस समय उसकी आयु कितने वर्ष थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 12 वर्ष। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किस विदेशी आक्रांता ने भारत में पहली बार युद्धों में तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था? वह था ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि वह विदेशी आक्रांता कौन था जिसने भारत में पहली बार युद्धों में तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। बाबर ने भारत में पहली बार युद्धों में तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि वर्ष 1526 में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई थी। अब बात करते हैं अपन पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी
युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया, साथ ही साथ स्वयं को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने भारत में तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। अब बात करते हैं हम मुगल सैन्य अभियान के बारे में जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यह लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में और इसका सार मैंने साइड में लिख दिया है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने लंबे समय तक मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए मारवाड़ के राठौड़ वंश ने, ऑप्शन बी अजमेर के चौहान वंश ने, ऑप्शन सी आमेर के कछवाहा वंश ने, ऑप्शन डी मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस राजवंश ने लंबे समय तक मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न है, खुर्रम जिसे शाहजहां भी कहते हैं की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी जो खालिस्तान के राजपूत शासक की पुत्री थी। ऑप्शन ए संदेश्वर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी तेलीवार, ऑप्शन डी मेवाड़। इस प्रश्न में आपको बताना है खुर्रम जिसे शाहजहां भी कहते हैं कि मां एक राठौड़ राजकुमारी थी वह किस राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारवाड़। इस प्रश्न के बारे में अपन और जानकारी ले लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में दी हुई है। जहांगीर की मां कछवाहा राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जिसे जोधपुर भी कहते हैं के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। पहले अपन इस व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके बाद इस व्यवस्था के संबंध में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो अपन हल करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे मनसब के बारे में। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था में व्यक्तिगत पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों का रैंक दो भागों में विभक्त था। पहला था जात और दूसरा था सवार। जात में मनसबदार का व्यक्तिगत पद और उसका वेतन निर्धारित किया जाता था। जात की जितनी अधिक संख्या होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जितना बड़ा उसका पद, दर्जा या ओहदा होता था उतना ही अधिक उसका वेतन होता था। इसे अपन इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में एक मनसबदार मुगल शासक के बराबर में बैठा हुआ है और चार अन्य मनसबदार सामने खड़े हुए हैं। इसका मतलब है जो मनसबदार पास में बैठा है उसका पद, दर्जा या ओहदा अन्य मनसबदारों से ज्यादा है और उसका वेतन भी अधिक है। इसके बाद बात करते हैं अपन सवार के बारे में। सवार का संबंध था सैन्य उत्तरदायित्व से। सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार के द्वारा अपने पास रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था। यह थी हमारी मनसबदारी व्यवस्था। मनसब का अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। मनसबदारी व्यवस्था में व्यक्तिगत पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। इस व्यवस्था में मनसबदारों का रैंक दो भागों में विभक्त था। पहला था जात, दूसरा था सवार। जात का संबंध था व्यक्तिगत पद और वेतन से और सवार का संबंध था सैन्य उत्तरदायित्व से। अब अपन मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न है, मनसब एक अरबी शब्द है, इस मनसब शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी जागीर, ऑप्शन सी पद, दर्जा या ओहदा, ऑप्शन डी इनाम और उपहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद, दर्जा या ओहदा मनसब शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। आपको बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसे याद रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और मनसब शब्द का अर्थ क्या है? मनसब शब्द का अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में मनसबदारों को वेतन किस रूप में मिलता था? ऑप्शन ए नगद के रूप में, ऑप्शन बी सोने के सिक्के के रूप में, ऑप्शन सी जमीन या जागीर के रूप में, ऑप्शन डी इनाम और उपहार के रूप में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमीन या जागीर के रूप में। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में 5000 जात धारण करने वाले मनसबदारों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 29। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में 5000 जात धारण करने वाले मनसबदारों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29। अकबर के शासनकाल में 5000 जात धारण करने वाले मनसबदारों की संख्या थी 29 और मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय 79 हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ऑप्शन ए, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। ऑप्शन बी, मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन सी, मनसबदारी व्यवस्था में पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। ऑप्शन ई, मनसबदारों को वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में मिलता था जिसे जागीर कहते थे। ऑप्शन एफ है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी कथन सत्य है। पहला कथन है, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। अगला कथन है, मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के द्वारा चलाई गई थी। यह कथन भी सत्य है। इसका अगला कथन है, मनसबदारी व्यवस्था में पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह कथन भी सत्य है। अगला कथन है, व्यक्तिगत पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। यह भी कथन सत्य है। अगला कथन है, मनसबदारों को वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में मिलता था जिसे जागीर कहते थे। यह कथन भी इसका सत्य है। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था जिसने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी राजा बीरबल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। अब अपन राजा टोडरमल के बारे में अपनी एनसीईआरटी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वह देख लेते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया। 10 साल तक सर्वेक्षण होने के कारण इसे 10 साला पद्धति भी कहा गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, जिसे अपन राजस्व कहते हैं, निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे, जिसे अपन प्रांत कहते हैं, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। इसमें अपन ने पढ़ा है अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल के बारे में, जिसने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में जमींदार का क्या कार्य था? ऑप्शन ए सेना का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी किसानों से लगान वसूलना और उसे मुगलों तक पहुंचाना, ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा देना, ऑप्शन डी शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसानों से लगान वसूलना और मुगलों तक पहुंचाना जमींदार का कार्य होता था मुगल काल के दौरान। अगला प्रश्न है, मुगल काल में राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सूबेदार, ऑप्शन बी मनसबदार, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी सरदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमींदार। मुगल काल में किसानों से लगान वसूलने और उसे मुगलों तक पहुंचाने का कार्य जमींदार का होता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान प्रचलित जब्त शब्द क्या इंगित करता था? ऑप्शन ए कैदियों को बंदी बनाने के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में लूटे गए सामान को, ऑप्शन सी राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, ऑप्शन डी दूसरे राज्य के संसाधन हड़पने को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए तबकात ए अकबरी, ऑप्शन बी मज्म उल बहरीन, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी तारिक ए अल्फी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबरनामा। अगला प्रश्न है, पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी राजा बीरबल, ऑप्शन डी अकबुल फजल। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे याद करना ही करना है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा पुस्तक कितने जिल्दों में विभाजित है? ऑप्शन ए 5 जिल्दों में, ऑप्शन बी 2 जिल्दों में, ऑप्शन सी 3 जिल्दों में, ऑप्शन डी 4 जिल्दों में। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा पुस्तक कितने जिल्दों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जिल्दों में। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा पुस्तक के तीसरे जिल्द का नाम क्या है? ऑप्शन ए बादशाहनामा,
ऑप्शन बी चार चमन, ऑप्शन सी आलमगीर नामा, ऑप्शन डी आयने ए अकबरी। इस प्रश्न में आपको बताना है जो अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है उसके तीसरे जिल्द का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयने ए अकबरी। अकबरनामा पुस्तक के तीसरे जिल्द को आयने ए अकबरी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं अकबरनामा पुस्तक के बारे में। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा पुस्तक में अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है। प्रथम जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है, दूसरे जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है और तीसरे जिल्द जिसे अपन आयने ए अकबरी कहते हैं, इस जिल्द में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही साथ आयने ए अकबरी में समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं व उनकी संस्कृतियों का विस्तृत विवरण मिलता है और साथ में इसमें विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण मिलता है। यह थी अकबरनामा पुस्तक जिसके लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में अकबर के शासनकाल के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है। प्रथम जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है, दूसरे जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, तीसरे जिल्द जिसे आयने ए अकबरी कहते हैं, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही साथ समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं व संस्कृतियों का विस्तृत विवरण मिलता है और साथ में इसमें विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण मिलता है। यह जानकारी एनसीईआरटी पुस्तक में भी दी हुई है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है सुलह ए कुल की नीति किस मुगल शासक के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सुलह ए कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है अकबर की सुलह ए कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या था। ऑप्शन ए सभी के साथ शत्रुता, ऑप्शन बी सार्वत्रिक शांति, ऑप्शन सी बादशाह की सत्ता, ऑप्शन डी सभी के लिए समान कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वत्रिक शांति। सुलह एक कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ है सार्वत्रिक शांति या सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न है अकबर की सुलह एक कुल सार्वत्रिक शांति के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की। ऑप्शन ए फैजी ने, ऑप्शन बी बदायूं ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी तानसेन ने। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सुलह एक कुल नीति बनाने में अकबर की मदद किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल ने। अकबर की सुलह एक कुल जिसे सार्वत्रिक शांति नीति कहा जाता था के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अबुल फजल ने मदद की थी। अगला प्रश्न है मेरुन्निसा जिसे नूरजहां कहा जाता था का विवाह किस मुगल शासक से हुआ था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस प्रश्न में आपको बताना है मेरुन्निसा जिसे नूरजहां कहा जाता था का विवाह किस मुगल शासक से हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है मुगल शासक जहांगीर से मेरुन्निसा का विवाह कब हुआ था। ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1615 में, ऑप्शन सी 1605 में, ऑप्शन डी 1611 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1611 में। 1611 में जहांगीर के साथ मेरुन्निसा का विवाह हुआ था और मेरुन्निसा को नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। मेरुन्निसा जिसे नूरजहां भी कहा जाता है इसके बारे में अपनी एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 7 में भी दिया हुआ है, आप इस वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी सूबा, ऑप्शन डी इक्ता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूबा। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। अब बारी है आपके जवाब देने की, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए इंडिया गेट मुंबई से, ऑप्शन बी लाल किला दिल्ली से, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ राजस्थान से, ऑप्शन डी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको अपनी राय भी देनी है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।